स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो होगा उसको हम टीई शोज़ का नाम देंगे, क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले एक शो स्टार्ट करा था जिसमें बहुत से लोगों के साथ हम वार्तालाप करते थे और बहुत कुछ सीखते थे। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि हम लोगों ने अपने कोचिंग के बच्चों के साथ भी सेशन करना स्टार्ट करे थे, जिसमें विगनिज़म के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई थी। तो हम लोगों का अब ये भी मकसद है कि हम लोग विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जाएं और वहाँ पर सेमिनार्स करें विगनिज़म को लेकर के। तो आज हमारे कोचिंग के एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जिनका नाम आयुष है, और बहुत दिनों से इनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि सर आपके साथ एक लंबी वार्तालाप होगी, कन्वर्सेशन होगा हम लोगों का विगनिज़म को लेकर के, और बहुत कुछ चीज़ों का उनके अंदर एक जिज्ञासा थी और उनको जानना था। तो बहुत हम लोगों की बहस हुई, बातें हुई, तो आज उन्होंने बोला कि ठीक से हम लोग वार्तालाप करते हैं, तो सकारात्मक तरीके से बातें करेंगे। तो जानना चाहेंगे आयुष से। तो पहले देखते हैं आयुष के परिचय के बारे में, क्या करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका। यस सर, मेरा नाम आयुष है, जो कि हम अभी क्लास 10th में हैं और एसआरवी स्कूल में पढ़ते हैं। और बनना मुझे कुछ नहीं, मुझे बिजनेसमैन बनना है। एक जैसे कि बिज़नेस करना है बहुत अच्छा, और हाई लेवल बिज़नेस करना है, नॉर्मल कोई बिज़नेस नहीं। और यही बस बिज़नेस करना चाहेंगे। बिजनेस किस तरह का बिजनेस, क्या उससे कुछ योगदान देना चाहेंगे देश में? यस सर, योगदान हमेशा मेरा रहेगा देश में, किससे कि गरीबों की मदद करना मेरा हमेशा से मकसद रहा है। कि अगर बिजनेस करेंगे तो हम उनको काम देंगे जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम नहीं मिलता है, हम उन्हें काम देना चाहेंगे अपने बिजनेस में। गुड, वेरी गुड। तो आज आपको पता है किस मकसद हम लोग यहाँ आए हुए हैं? यस सर, हमको तो पता है, वीगन के मकसद से आए हैं। वीगन के ऊपर आप वीगन है, हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हमको पता है। अच्छा, तो आपने बता दिया कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। और तो आप इतने साल तक हमारे कोचिंग में पढ़े हैं, कम से कम 2 साल तो हो ही गए होंगे, और बहुत कुछ आप वीगनिज़म के बारे में जाने होंगे। तो आप कुछ आइडिया आपके अंदर है, वीगनिज़म क्या है, वीगन क्या है? ये सर, जो भी जानना है आपसे ही जानना है। आपने हमको वीगन के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, आपसे कई बार बहस भी हुआ है वीगन को लेके हमारे साथ। तो वीगन के बारे में हमको यही पता है कि उसमें नॉनवेज कोई नहीं खाता है, और जैसे कि जो भी एनिमल्स जितने प्रोडक्ट आते हैं उसको यूज़ नहीं करते हैं। इतना हमको पता है, उसके आगे तो आप बताएंगे आज। हाँ। तो अब आप हमको हमसे प्रश्न कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। Yes, sir, जो तो भी मेरे मन जिज्ञासा आपके पास हो पूछ सकते हैं। हमको ये पता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि आप जब डिस्कशन हमसे करते थे तो बहुत कुछ आपके विचारों से मुझे लगा कि बहुत गहरे प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, और हम उनके लिए बातें करते भी थे। तो आज हम लोग सोच रहे थे रिकॉर्डिंग कर लें, जिससे कि जो आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तेज लोग हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है और उनकी जिज्ञासा कोई शांत नहीं कर पाता है, तो ऐसे कितने लोगों के पास कितना लोग जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि जितना ये फैलेगा और ऐसे लोगों की जिज्ञासा भी दूर होगी। तो प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। ये सर, जैसे कि आप कहते हैं कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, आप दूध पीते भी नहीं हैं, वीगन हैं इसीलिए। तो मेरे मन में यही प्रश्न है कि आप दूध नहीं पीते, हम लोग नॉर्मल लोग दूध पीते हैं, तो क्यों आप दूध क्यों नहीं पीते हैं? वो कोई नॉनवेज तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, इसीलिए आप दूध में, हम लोग तो पीते हैं क्योंकि वो नॉनवेज नहीं, हम लोग कैसा लगता है, पर आपके हिसाब से वो नॉनवेज है, क्यों सर? हाँ, देखिए आपने बोला कि आप दूध नहीं पीते हैं। देखिए बात ये है कि दूध तो मैं भी पीता था, ठीक है। दरअसल हम भी दूध पीते थे, लेकिन हमको उसकी प्रक्रिया का अंदाज़ा नहीं था। देखिए शुरू से हम लोग जो परवरिश हुई है हमारे परिवार में होती है, और हम लोग उसी के साथ बड़े होते हैं। तो परिवार जो चीज़ हमारे ऊपर थोपता है, हमको उसको मानना पड़ता है। तो हम बड़े हुए, जब ये 2021 की बात है, जब मुझे बहुत कुछ रिसर्च करने का मौका मिला वीगनिज़म के बारे में, तो मैंने पाया कि दूध की जो प्रक्रिया होती है, जिससे दूध निकलता है, वो बड़ी क्रूर प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि हमें भारत के अंदर देख ले तो 142 करोड़ की जनसंख्या आज के समय में हो गई है, और सभी को दूध की डिमांड है, ठीक है, सभी तक दूध चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि हम सिर्फ दूध ही नहीं पीते हैं, दूध का कई गुना तो हम प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सच एज मिल्क में क्या क्या है, पनीर हो गया, बटर हो गया, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, मट्ठा है, छाछ है, दही है, घी है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, खोया भी है, ठीक है। तो ऐसे उसके हम कई सब्स्टिट्यूट, कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रक्रिया है दूध के लिए। हम क्या करते हैं, दूध निकालने के लिए हम लोग बहुत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन होता है,
और उसको लगाने से दूध कई गुना बढ़ जाता है। एक हार्मोन निकलता है और जबरन उनके शरीर से उनके दूध को निकालता है और उनके कई रसायन को निचोड़ भी लेता है। तो अब देखिए, ये तो हो गया दूध की बातें, और आपने दूसरे में ये भी इंक्लूड करा था कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या मांसाहार की श्रेणी में आता है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी प्रजाति आप देखें, कुत्ते का जो बच्चा होता है सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है, और आप ले लें कोई भी बकरी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, और एक समय के बाद गाय का बच्चा भी अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन आप देखे होंगे कि 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने के बाद वो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है। अब वो उसके दूध को नहीं पीता है, सिर्फ अब वो चारा, भूसा, ये सब चीज़ें खाता है और अच्छे से जीवन यापन करता है। आप किसी भी प्रजाति को देख लीजिए, बकरी को ले लीजिए, गधे को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, भैंस को ले लीजिए, इवन घोड़े को ले लीजिए, कोई बच्चा किसी दूसरे प्रजाति का दूध नहीं पीता है। शेर है, शेरनी का दूध पिएगा अगर बच्चा उसका शावक है तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होता है। तो अब आपका ये मानना है कि हम जो दूध पीते हैं वो क्यों मांसाहारी है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो पौधों से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी, और जो पशुओं से प्राप्त होता है, उनके मांस से प्राप्त होता है, उनके शरीर से प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि दूध तो पेड़ों से तो उतरता नहीं है, तो हम इसको मांसाहारी की श्रेणी में ला देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लाते हैं तो दूसरा बात हमारा सुनिएगा कि आप हमसे पूछे कि सर आप दूध क्यों नहीं पीते हैं और आप दूध को मांसाहार की श्रेणी में रखते हैं, और ये आपका ये, जैसे कि मेरा ये मानना है कि दूध एक क्रूर प्रक्रिया है और उससे जानवरों का वध होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दूध है मांस उद्योग का आधार है, ठीक है। दूध जो है मांस उद्योग का आधार है, और दूध का रंग लाल है। मतलब कि दूध का रंग तो सफ़ेद दिखता है, लेकिन उसके पीछे जब आप देखेंगे कि जब लगातार किसी गाय से दूध निचोड़ा जाता है तो अंत में जब वो बेबस हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसको खिलाने के लिए किसान की औकात नहीं होती है, तो इतना जानवर को लेकर क्या करेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है दूध का। तो मतलब सर आप एक इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि जो दूध हम लोग निकाल रहे हैं उस दूध से जो भैंस या गाय जिसका भी दूध निकाल उसकी जान जा रही है, इसीलिए आप वो दूध नहीं पीते क्योंकि जान जा रही है। हाँ। तो आपको सर क्या लगता है, अगर हम लोग के जो इस दुनिया में जितने भी लोग दूध पीते हैं, अगर धरती से दूध हटा दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी प्रश्न की आवश्यकता थी मुझे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी बीफ इंडस्ट्री पनप रही है वो दूध के प्रोडक्शन के और उपभोग के वजह से पनपती है। जैसे कि इंडिया, अभी एक रिपोर्ट आई है कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बीफ का एक्सपोर्टर है, ठीक है। बहुत जगह पर वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि दुनिया का नंबर 1 हो गया। खाते दुनिया से कम हैं हम, लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। यस सर, हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हर घर में किसान भैंस गाय पालता है और बूढ़ी होने पर बेच देता है। तो अब आपने ये मान लिया कि जो दूध की प्रक्रिया है, अब होता क्या है, एक और मैं ऐड करना चाहूँगा जो लोगों का जिज्ञासा समाधान नहीं हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक गाय 15 साल लोग किसान पालता है, तो 15 साल में 10 बच्चा देगा। 10 बच्चा देगा तो किसान सिर्फ 2 ही बच्चा रखता है और एक गाय रखता है, 2 जानवर। बाकी को 9 ठो बेच दिया, तो 9 जब बड़ी हो गई, बिच गई, तो कहाँ गई, उनकी भी संख्या बढ़ती होगी। तो वो संख्या मल्टीप्लाई होती है और वो कटने जाती है। दूसरी बात कि हम जो जानवर पैदा कर रहे हैं वो नेचुरल तरीके से नहीं होते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करते हैं, आर्टिफिशियल को फर्टिलाइज करते हैं, ऐसा क्या? हाँ, इंसेमिनेशन उसको बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। क्योंकि आजकल कोर्स निकल रहा है 3 मास, त्रैमासिक, 6 माही, कि कोई भी महिला चाहे आदमी जा करके अपना हाथ उसके गुप्तांग में डाल करके उसको प्रेग्नेंट करता है ज़बरदस्ती। बड़ी कठोर प्रक्रिया होती है, उसको कभी आप देखिएगा तो बहुत तकलीफ होगी। अब दूसरी बात आपने ये बोला है, आपका दूसरा प्रश्न ये है कि हम जो दूध छोड़ देंगे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि दूध से के न पीने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सर मेरी ज़िंदगी में तो दूध एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। अगर मैं एक दिन भी दूध ना पीऊँ तो किसी कमी महसूस होती है। और ऐसे दूध से कई सारे प्रोडक्ट, जैसे मिठाई बनते हैं दूध से, पनीर, बटर, घी, ये सब दूध से बनते हैं। ऐसे प्रोडक्ट क्या वीगन में आते हैं? आप ही बताइए। वीगन में अगर आता होगा तो हम वीगन का यूज़ करेंगे दूध को छोड़ के, तब तो बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समझिए बात को, कि आपने जैसे बोला कि जैसे आपके एक और प्रश्न हम जोड़ना चाहेंगे कि लोग ये बोलते हैं कि हम दूध नहीं पिएंगे तो पोषण कहाँ से मिलेगा। जैसे आपने बोला कि आप डिपेंडेंट हैं खोया पे, मिठाइयों पे, क्योंकि खोया से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, मैक्सिमम 80% मिठाइयाँ।
वीगन में भी एक वीगन खोया भी आता है, जिसका कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आप गूगल कर लेना। बहुत सारी मिठाइयाँ उसकी भी बनती हैं, बट ये है कि प्रचलन में नहीं है क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात समझिए कि अगर हम बच्चों को दूध ना दे सकें, कुछ जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, किसी किसी बच्चे को एलर्जिक हो जाता है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप उनको सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क या फिर आप उनको ओट्स मिल्क या फिर उनको सबसे बढ़िया होता है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बहुत सुपाच्य होता है और बिना एलर्जिक, मतलब बच्चों को पीने में फ़ायदेमंद भी होता है। और आप देख सकते हैं कि उसमें कोई सैचुरेटेड फैट और ऐसे कई चीज़ नहीं होते हैं जो उनको बीमार करें। कभी होता क्या है कि बीमार गाय भैंसों की जो दूध होती है वो बीमारी के कारण भी बनती है, तो कोई जानता नहीं किस डेयरी से आ रहा है। तो प्लांट बेस्ड मिल्क उतना प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने डिमांड नहीं करी है, तो देखा जाए तो प्लांट बेस्ड मिल्क सबसे बेटर है। अगर उसका हम रिपोर्ट देखें तो मैं रिपोर्ट लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और आप जैसे बोलते हैं कि हमको वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, तो आज से 200-300 साल पहले खोया का ही प्रचलन नहीं था। वो चीज़ें बनना शुरू हुई अभी 100-150 साल पहले से सब चीज़ों का आविष्कार हुआ, पनीर से लेकर के तमाम चीज़ों का। तो ऐसे अगर आप देखें तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वनस्पति से न बन जाए। जैसे आजकल मीट की बात होती है तो मॉक मीट चलता है, जैसे कि बटर, जैसे मटन चिकन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो बनती हैं, बकरियों का जो चिकन होता है, मतलब मांस होता है, और जो मुर्गे का मांस होता है, ये एक वीगन मीट भी आता है, ठीक है। गुड डॉट प्रोडक्ट के आते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लांट के कई चीज़ों को, विटामिन्स, मिनरल्स को लेकर के हमको उसी तरह का एक मांस तैयार किया जाता है, जो कि उसके सिमिलर, हल्का सा सस्ता ही पड़ेगा। उसमें बाकायदे मसाले भी होते हैं, बनाने में कम समय भी लगता है, सेम वैसा ही उसका टेस्ट भी होता है। तो आप कहना चाहते हैं जैसे कि वीगन में जिसको मांस खाने का मन हुआ तो ये वीगन मांस ले सकता है? हाँ, ले सकता है। उसमें फ़ायदा ये है कि सैचुरेटेड फैट और तमाम आपको कैंसर वाले जो तत्व होते हैं जो मांस में होते हैं वो इसमें नहीं होंगे, और उसके बराबर आपको प्रोटीन और हर चीज़ मिलेगा उसमें, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि जो खोया के लिए आप तरस रहे हैं, मिठाई के लिए तरस रहे हैं, एक बार अगर हमारे यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी तो इसके लिए भी व्यवस्था बनती है। तो ऐसे वीगन मिठाइयाँ बहुत सारी हैं, हम गूगल करके आपको दिखा देंगे, आप समझ सकते हैं। मेरा एक और प्रश्न है सर, जैसे कि आपने कहा कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो दूध भी जैसे वीगन की वो आता है कि खिलाफ आता है, तो हमारे कृष्ण जी जो भगवान हैं हमारे, जिन्हें धरती की संरचना से की है, वो भी तो दूध खाते थे, दूध मक्खन ये सब खाते थे, तो उससे आपका क्या विचार है तो आपका? ये जो प्रश्न आप पूछे इसको आप थोड़ा और गहराई से, मतलब दिल से निकालिए, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। दिल से, जैसे कि आराम से दिल से ही निकाल रहे हैं कि हमारे भगवान जी थे, उन्होंने परमात्मा है, इनके कई सारे आपके ऑडियंस उनके भक्त भी होंगे, पर आप भी उनके भक्त हैं, जैसे कि आप भी भगवद गीता पढ़ते हैं, तो वो दूध पीते थे, मांस खाते थे, मांस नहीं खाते, मतलब कि दूध पीते थे, सॉरी दूध पीते थे, मक्खन, दही, पनीर सब खाते थे। क्या वो तब, इससे क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने कितने भैंसों की या गायों की हत्या की है? तो वैसे तो बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, आपने पूरे दिल से इस प्रश्न को पूछा है। मैं चाहूँगा कि यही एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग इत्मीनान से जवाब देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसका, हाँ बोलिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में यही प्रश्न होगा, आप इतने साल से वीडियो बना रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, पर ऐसा मैंने आपके चैनल को विजिट किया है, पर ऐसा आपने कहीं इसका जवाब दिया नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए कई लोग के मन में जिज्ञासा होगा, पूछना चाहते होंगे, तो आज मैं लेके बैठा हूँ वो क्वेश्चन, तो आप बताइए सर प्लीज़। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न पूछ के आपने मतलब कि बहुत ही बड़ी खुशी हमको दे दी है, क्योंकि ऐसे मतलब कि कोई व्यक्ति अगर सामने से प्रश्न करे तो अब लगता है कि किसी को समझाने जा रहे हैं, तो अब ये लगता है कहीं न कहीं एक अच्छा परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक बात और है कि लोग ऐसे प्रश्न जल्दी कर नहीं पाते हैं, उनको अंदर जिज्ञासा नहीं आती, बस वो सोचते हैं कि चलो चल रहा है, चलने दिया जाए, ठीक है। तो जैसे आपने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण भी दूध और माखन खाते थे, क्या खाते थे? दूध और माखन, दो चलता था, पनीर तो नहीं चलता था, नहीं दही था उस टाइम, दही रहा होगा, पनीर और खोया नहीं चलता था, ठीक है, दो चीज़ें नहीं चलती थी। खोया और पनीर हम लोग का अभी फिलहाल का आविष्कार है। तो भगवान, तो पता चला कि इंसान और भी आविष्कार करेगा। देखिए, बात इसकी समझिएगा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत कुछ करते थे। भगवान कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, ठीक है। भगवान कृष्ण ने ताड़का का वध भी किया था, वो अवतार थे, ठीक है।
आपने अभी सिर्फ ये देखा है कि भगवान कृष्ण दूध माखन खाते थे, लेकिन क्या आपने कभी ये भी जिक्र करा कि वो गायों के साथ कैसे बर्ताव करते थे? हाँ, वो गायों को अपना प्रेम देते थे, बहुत अच्छे तरीके में व्यवहार करते थे। जितना अपना ख्याल नहीं करते थे वो गायों करते थे। पता चला कि मैया अंदर है, उनको बांध रखी हैं और गाय लाखों बाहर हैं, तो दिल तड़प जाता था और वो बाहर नंगे पैर निकल जाते थे कि मेरे गायों को कुछ न हो जाए। तो अपने से बढ़ कर के गायों की सेवा करते थे, ठीक है। उनकी एक लायबिलिटी थी, एक जिम्मेदारी थी, गाय की रक्षा हो जाए। दूसरी बात कि वो उनके जो गाय बछड़े थे पगहे में नहीं रहते थे, मतलब उनको बांधा नहीं जाता था, स्वतंत्र रखते थे ना। तो अब दूसरी बात कि उनका जो मेन पर्पस था कि गायों की सेवा करने का, न कि दूध निचोड़ने का। वो निचोड़ देते थे, बात अलग थी। दूसरी बात कि ये तो आपको ग्रंथों से पता चला है कि वो दूध भगवान खाते पीते थे। कभी आपको पता है कि वो दूध कैसे आता था? वो दूध आने की प्रक्रिया, जब गाय का बछड़ा जाता था तो वो दूध पीते थे। गाय के बछड़े थन में जो एक व्यवस्था बनाए रखते थे कि एक भगवान कृष्ण के लिए रखते थे, तो वो गाय अंतिम में उनके परात में छोड़ती थी। तो ये अगर कहानी चले तो ऐसे चलें। दूसरी बात कि मान लीजिए आपने उसको दूहा भी, ठीक है, आपने दूहा भी, तो इतने समर्थ थे लोग कि उसमें जनसंख्या कम थी और सभी लोग मिल कर के दूह लेते थे और सबको पर्याप्त हो जाता था, ठीक है। तो ये था कि 10% दूध भी निकलता था तब भी लोगों का काम हो जाता था। दूसरी बात अब ये देखें कि भगवान कृष्ण के समय में जनसंख्या कम थी, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, सभी को दूध चाहिए। दूसरी बात ये करें कि आज हम सिर्फ गाय की दूध की बात क्यों करते हैं? क्या उसकी सेवा की बात नहीं कर सकते हैं? जानते हैं प्रत्येक घर में उस समय गाय हुआ करती थी, सभी किसी से दूध खरीदते नहीं थे। आज दूध खरीदा जाता है, उसका व्यापार होता है। कौन अपनी गाय को अपनी माँ बोलेगा और उसका दूध बेचता है? दूध स्वयं के लिए होता है ना, कोई अपनी माँ का दूध बेचता तो नहीं है, नहीं बेचता है। अब समझिए बात को, जैसे कि आज के समय में गायों की क्या दुर्दशा है कि हम गाय को, उसको रेप ही बोला जाएगा कि हम उसके गुदा में अंदर तक हाथ डालते हैं। सांड की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसके गुदांग अंग में हाथ डालते हैं, योनि में हाथ डालते हैं, उसको प्रेग्नेंट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान। तो इस प्रक्रिया में उसको बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि 10-5 लोग मिल करके उसके पैर को, पूंछ को और गर्दन को और रस्सी से जकड़े रहते हैं। तो इसका मतलब ये अंदर से आ रहा है कि गाय का मन नहीं है, जबरन उसका किया जा रहा है, गर्भाधान किया जा रहा है। और यही नहीं, आप देखिए कि बछड़े का क्या हाल है। बछड़े को कभी नहीं मानता तो आँख में मिर्च डाल दिया गया, उसको ज़बरदस्ती बांध दिया गया, बस खड़ा कर दिया गया, गाय उसको देखकर दूध दे रही है। उसके हिस्से का दूध उसको पहुंच नहीं रहा है, उसका सारा दूध हम खा जा रहे हैं, चाहे पी जा रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि कहीं कहीं जब लोग कम दूध देते हैं तो ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन आता है, जिसको लगाने के 15 से 20 मिनट पहले लगाया जाता है, दूध निकालने से पहले। और उसको करने के बाद ज़्यादा मात्रा में उसको दूध बनना शुरू होता है और वो विषैला होता है। उससे क्या नुकसान होता है, जो लड़कियां हैं 8 साल 7 साल की, जब उनकी तरफ ये दूध पहुंचता है गौशालाओं से चाहे डेयरी से, तो लड़कियां जब पीती तो उनके पीरियड्स, जो बच्चों में 13 साल से प्रारंभ होता है, वो उनको 8 साल से शुरू हो जाता है। तकलीफ़ होता है उनको। दूसरी बात कि वो मैच्योर हो जाती हैं जल्दी, तो उनके शरीर में जल्दी बदलाव होने से उनको तकलीफ़ होता है, ठीक है। और कहीं न कहीं उनके अंदर कैंसर का कारण भी समय के बाद हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जहर है। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक तरीके से दूध नहीं निकल रहा है, आज कृत्रिम तरीके से निकल रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो उस समय जनसंख्या कम थी, सबको दूध मिलता था, आज उस तरीके से नहीं मिलता है। और दूसरी बात कि भगवान कृष्ण अगर आज होते तो वो कहते, खुद ही वीगन होते, बोलते कि भैया आप लोग दूध मत पीजिए क्योंकि ये समाज शोषक है और ये ज़बरदस्ती ले रहा है। पीने के लिए मना करते, पर उनको जो है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसके लिए भले मना करते वो। और दूसरी बात ये समझिए कि आज कितने घरों में गाय है, नहीं है। दूसरी बात कि जब बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी तो ज़बरदस्ती उनके थन से दूध को दुहा जाता है, उसमें उसका अमूल फैक्ट्री है, उसके मैंने देखा है वहाँ पे, मैंने हम लोग फैक्ट्री में गए थे, देखे हैं वहाँ पे दूध निकाला जाता है मशीनों के द्वारा। अब जानते हैं, एक और बात बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं कभी कभी लगातार दूध निकालने से उनका पस भी निकल जाता है, उनका पस निकल जाता है, उसमें मवाद निकल जाता है, खून का भी जब ज़बरदस्ती निचोड़ देता है, मशीन लेट हो जाता है, खून के 2-4 बूंदें निकल जाती हैं। उसको भले प्योरीफाई किया जाता है लेकिन उसके कण तो मौजूद हो ही जाते हैं।
तो ये प्रक्रिया बड़ी क्रूर है और ये घातक हमारे लिए भी मेरा है। एक और प्रश्न है सर कि जैसे कि आपने कहा कि दूध को बढ़ाया जा रहा है खुद इंजेक्शन देके। अगर हम लोग दूध निकालना छोड़ दें, जितना बछड़े को ज़रूरत है उतना वो पिएगा, पर जो भैंस के या गाय के जो थन में दूध बचेगा वो कहाँ जाएगा सर? वो जो बहुत बढ़िया। निकाला नहीं जाए तो क्या अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा उनके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी गायें हैं जो जंगलों में निवास करती हैं, रह जाती हैं, उनके ही बच्चे होते हैं, वो भी ज़िंदगी भर दूध पिलाती हैं। समझिए, जिस गाय को हम घर पे रखते हैं उनकी एक अलग ही ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है? उनको अलग नस्ल की पैदा की जाती है, उनके थनों को बड़ा करने के लिए अलग तरह के उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तमाम प्रक्रिया हो गई, साइंटिफिक चीज़ें बढ़ गई हैं। अब समझिए बात को कि हम जिस गाय के दूध की बात करते हैं कि अगर हम बछड़े को दे दिए और बछड़ा अपने हिसाब से 2 लीटर 3 लीटर पी गया तो 6 लीटर बच गया। 6 लीटर नहीं निकालेंगे तो कैंसर हो जाएगा या फिर फटने लगेगा, चिल्लाने लगेगी। तो बात इसकी समझिए कि जब हम उस गाय को अच्छा चारा देते हैं तो वो दूध के रूप में निकालती है, ठीक है? और वो गाय को हम चलने फिरने नहीं देते हैं तो उसकी कैलोरी बर्न नहीं होती, वो कैलोरी कहाँ चली जाती है? सारी चीज़ें दूध बनाने लगती है। अगर गाय जंगल में होती है तो गाय का दूध वो बहुत दौड़ेगी, पौष्टिक होती, दौड़ती है तो वो पचा लेती है, उसका कम मात्रा में दूध बनता है जो सिर्फ उसके बच्चे के लिए होता है। तो मतलब ठीक कि है। अगर जो जंगल में रहते हैं उनको भोजन का कम जरूरत पड़ेगा, अपने दूध को भी वो हाँ, कंज्यूम कर सकती हैं। वो कितना हूँ खाना खा लें, उनका एनर्जी उसमें लग जाएगा और बच्चे के लायक ही दूध उनको निकलेगा। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि जब गाय को दूहना बंद कर दीजिए आप, तो एक समय के बाद खुद ही उनका शरीर ऑटोमेटिक समझ जाता है कितना दूध हमारे थनों में होना चाहिए, तो उतना जितना बच्चे को जरूरत है उतना बस वो उतना ही produce निकाल करेगा। करेगा वो। तो ये प्रक्रिया होती है कि हमने उसको ब्रीडिंग करके ऐसा बना दिया है। थैंक यू सर इस आंसर के लिए, बहुत अच्छा लगा इस आंसर का। पर अब और भी सवाल है मेरे हाँ, मन में, पूछिए। जैसे कि पूछिए आप। जैसे कि मांस लोग खाते हैं। हाँ, हाँ, पर जैसे कि यहाँ भारत देश में गायों को माता माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, भैंसों को भी उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि जैसे कृष्ण जी के समय में भी किया जाता था उनका पूजा, इसीलिए आज भी किया जाता है। एक चीज़ हमको बुरा लगता है भारत में कि पूजा एक तरफ पूजा भी कर रहे हैं, एक तरफ उनको काट भी रहे हैं। ये चीज़ हमको बहुत गलत लगता है। आपका क्या राय है सर इस पे? देखिए 2 चीज़ें हैं, इसको बोलेंगे प्रजातिवाद। आपने बोला कि एक तरफ लोग पूजा करते हैं, पूजा कौन करता है? हिंदू समुदाय। काटता ज़्यादातर कौन है? मुस्लिम समुदाय। कटने को तो दोनों समुदाय काटता है, सूअर को भी काटने वाले मुस्लिम हैं और हिंदू भी हैं, गाय को भी काटने वाले हैं, लेकिन सब कुछ चलता है, धर्म के नाम पर सब कुछ चलता है। देखिए, बलि प्रथा भी हिंदू में है, ठीक है? और मुसलमानों में तो कुर्बानी प्रथा है, ठीक है? लेकिन आपको क्या लगता है कि धर्म का एक ही उद्देश्य है, वो भी क्या है? अहिंसा परमो धर्म। मतलब दया, प्रेम, करुणा, न्याय, त्याग, यही धर्म है हमारा। हर धर्म में यही बात कही गई है, लेकिन हमने उसको अलग रूप दे दिया है, उसको अपने धारा से हटा करके दूसरे धारा में ले आए अपने स्वार्थ के लिए। अब आपने कहा कि गाय को माता मानते हैं, पूजते हैं, 33 कोटि देवता उसमें निवास करते हैं, फिर भी हम उसको काटते क्यों हैं? समझिए बात को, ये प्रजातिवाद है, स्पीसीज़म है ये। हम प्रजातिवाद करते हैं कि हमने गाय को माता मान लिया, बकरे को काट दिया, ठीक है? हमने सूअर को अपने धर्म का मान लिया, मुर्गे को काट दिया, छिपकली का अचार खा रहे हैं, ठीक है? हम घोड़ों की सवारी करते हैं, ठीक है? और चूहे की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा करते हैं। तो अलग अलग जानवरों की पूजा करते हैं और किसी को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी का पूजा करते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि कोई जानवर इस दुनिया में अपनी स्वतंत्रता के लिए है, उसको जैसे जीने का हक है, जैसे हमको जीने का हक है, उसको भी जीने का हक है, ठीक है? और हम जानवर को धर्म के नाम पर तो और ही उसका शोषण करना शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं? बहुत शोषण करते हैं। तो आप ये समझिए कि धर्म किसी पशु से नहीं है, धर्म हमसे है, और धर्म को मानने वाले भी हम हैं और धर्म को नष्ट करने वाले भी हम हैं। गाय को क्या पता कि आप किस धर्म को मानते हैं? न बकरे को पता है, न फिर सूअर को पता है। उस बेचारे तो अपना जीवन जी रही थी, आपने माता बना के उसका जीवन नरक कर दिया, उसको खूंटे में बांध दिया, उसको दान दे दिया, उसको इधर उधर कर दिया। तो मीन्स ये है कि हमने प्रजातिवाद के नाम पर हमने बहुत रायता फैला रखा है। हम गाय से प्रेम करते हैं लेकिन बकरा का बिरयानी खाते हैं,
रात को उसका हम भोजन कर जाते हैं। सूअर को मान रहा है कोई दूसरा पंथ संप्रदाय और गाय को काट देता है। तो मीन्स तकलीफ़ तो सबको हो रहा है ना। तो हमको भी समझना चाहिए कि जितना प्रेम हम गाय से करते हैं हम उतना कबूतर से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि न कबूतर आपका नुकसान करेगा न गाय नुकसान करेगा, वो तो आपके ऊपर आश्रित हैं, क्योंकि हमारा पूरा कमांड है विश्व के ऊपर, जानवरों के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जानवर मेरे उपयोग के लिए हैं, सारे जानवर हमारे प्रेम के लिए हैं। हम जानवर का से ऊँचे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जानवर को सिर्फ खा सकते हैं, उनसे हमारा रिश्ता सिर्फ खाने का है। क्या उनसे हमारा रिश्ता प्रेम का नहीं हो सकता है? बिल्कुल। क्या गली के कुत्तों को देखते हैं, आपके घर में कोई पपी होगा तब उससे उसको खाते तो है नहीं? ये सब प्रेम रहता है उनसे, प्रेम अलग रहता है, अलग लगाव रहता है, लगाव रहता है। तो मीन्स अब देखिए, अब जैसे अंडे का अंडा देख लिया, जैसे अंडे को देख लिया, उसके अंदर बच्चा होता है, अब उसको आप भोजन समझते हैं कि नहीं? यस सर। चूजा है, चाहे वो बड़ा मुर्गा आ गया, मुर्गे को देख करके उसको भोजन चिकन बना है। समझते हैं। तो अगर वही मुर्गा अगर आपके घर पला बढ़ा, उससे लगाव हो जाए, तब उसको नहीं काट सकते। ये सर, उसे काटने में दुख होगा, दुख होगा। तो मीन्स हमारे दिमाग को ऐसे बदल दिया गया है लोगों के द्वारा पुरातन काल से कि देखो मुर्गा तो खाया जाता है, कुत्ते को पाला जाता है। अगर हमारे गार्जियन नहीं बताते, और ये जो गली चौराहों पे बाज़ारों में जो लगते हैं बाज़ार, उनकी दुकानें लगती हैं मुर्गों की, बकरियों की, अगर वो नहीं होती तो आप कहते कि मुर्गे काट जाओ? नहीं, क्योंकि आपको विचार नहीं करते, मुर्गा तो जीता है यार, कैसे काट सकते हैं? वो जीता जाता इंसान है। हाँ, अब जैसे कुत्ता, अगर समझ लो मुर्गे मुर्गियाँ नहीं कटते, पाले जाते हैं, और कुत्ता लटकता मार्केट में, अरे कुत्ता खा लेते हैं यार, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि हमारे भी अगर कोबरा ही उसकी जगह होगा, कितना भी जहरीला होगा, पर खाने को लोग खाते हैं उसको, अगर वो मेंटालिटी होती तो। बिल्कुल वही हमारी मेंटालिटी बना दी जाती, क्योंकि वो बचपन से ऐसा दिखाया जाता है। तो सब कुछ क्या है? एनवायरनमेंट। यस सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा।